रात के ठीक 2:13 मुंबई का एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला पॉश अपार्टमेंट। या मतलब कोई आसानी से अंदर आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और चारों तरफ ना एकदम सन्नाटा है। अचानक तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक हलचल होती है। 24 साल की एक लड़की अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर बदहवास हालत में बाहर भागती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर कह रही है कि वो अपनी जान बचाकर भाग रही है। हाँ, वो लिफ्ट की तरफ दौड़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। एकदम ऐसे जैसे कोई बेहद खूंखार चीज उसका पीछा कर रही हो। लेकिन जब पुलिस इस फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम चेक करती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। बिल्कुल कोई नहीं। पूरा कॉरिडोर एकदम खाली था। हवा का एक झोंका तक नहीं था वहां। तो आज की हमारी इस गहरी छानबीन का जो मुख्य मकसद है ना, वो इसी खाई को समझना है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें इंटरनेट पर वायरल हो रही एक बेहद रहस्यमयी स्क्रिप्ट है, द शैडो ऑफ द लेंस। और इसके साथ ही वो तमाम आर्टिकल्स और रेडिट थ्रेड्स भी हैं। हाँ, जो उस रात सीसीटीवी में जो दिखा, जैसे हैशटैग्स के साथ वायरल हुए थे। तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम इन सारे सोर्सेस को खंगाल कर ये समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल हैप्पी दिखने वाली डिजिटल लाइफ रातों रात एक खौफनाक सच में बदल सकती है। एक ऐसा सच जो इस वक्त किसी भी इंसान के स्मार्टफोन में पनप सकता है। सही कहा। और इस पूरी घटना को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस लड़की यानी रिया की डिजिटल प्रोफाइल को समझना होगा। तो हमारे आर्टिकल्स क्या बताते हैं उसके बारे में? वो इंटरनेट की भाषा में एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर थी। इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल देखकर किसी को भी लगेगा कि उसकी जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। मतलब सिर्फ फनी रील्स, मुस्कुराते हुए चेहरे और वेकेशंस की तस्वीरें। एकदम परफेक्ट लाइफस्टाइल। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी, जिसका पहला सुराग उस वॉइस नोट से मिलता है जो उसने गायब होने से ठीक पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को भेजा था। ओह हाँ, वो वॉइस नोट, वो तो इस केस का सबसे अहम हिस्सा है। गायब होने वाली रात रिया ने अपनी दोस्त को एक ऑडियो मैसेज भेजा जिसमें उसने सिर्फ इतना कहा, यार मुझे लग रहा है कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट भी थी। बिल्कुल। लेकिन उसकी दोस्त ने उस मैसेज को ना एक हल्का मजाक समझा और वो सो गई। अगली सुबह रिया अपने फ्लैट में नहीं मिलती। पुलिस आती है और फिर वो 2:13 वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। देखो, रिया की दोस्त का उस मैसेज को नजरअंदाज करना कोई सामान्य भूल नहीं थी। ये हमारे डिजिटल समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को दिखाता है। वो कैसे? हमारे सोर्सेज में जो मनोवैज्ञानिक रिसर्च पेपर्स हैं, वो बताते हैं कि जब कोई इंसान ऑनलाइन दुनिया में हमेशा पॉजिटिविटी का मुखौटा पहने रहता है ना, तो उसके असली डर को उसके करीबी लोग भी नहीं भाप पाते। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे डिजिटल हैलो इफेक्ट कहते हैं। लोगों को लगता है कि जो इंसान स्क्रीन पर इतना खुश है, वो असल जिंदगी में डरा हुआ कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सीधा सवाल उठता है। पुलिस की जांच एक तरफ और रिया का वो वॉइस नोट दूसरी तरफ। पुलिस ने 1080 पिक्सल का फुटेज देखा, उसमें कोई नहीं था। तो क्या सच में वहां कोई ऐसी चीज थी जिसे कैमरा पकड़ नहीं पाया? यही तो उलझन थी। और मतलब जब कोई अपना दोस्त रात में ऐसा मैसेज भेजता है, तो क्या हमें तुरंत अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए? एक कॉमेडी रील्स बनाने वाला इंसान रात में ऑब्जर्व किए जाने की बात क्यों करेगा? इसी सवाल ने तो पुलिस को भी उलझा दिया था। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्डिंग के ब्लाइंड स्पॉट्स को जानता है, जहां कैमरा कवर नहीं कर पाता। हाँ, और इस थियरी को तब और बल मिला जब पुलिस ने रिया के कमरे की तलाशी ली। रिया का कमरा? पुलिस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसका अपार्टमेंट एकदम व्यवस्थित था। कोई सामान बिखरा हुआ नहीं था, कोई जबरदस्त घुसने का निशान तक नहीं था। लेकिन फिर पुलिस को उसके बेड के पास वाले साइड टेबल पर एक डायरी मिली। और वो डायरी बहुत खौफनाक थी। जब जांच अधिकारियों ने उसके पन्ने पलटे ना, तो आखिरी पन्ने पर बहुत ही कांपते हुए अक्षरों में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो मुझे देख रहा है। अरे बाप रे! फुटेज में किसी का ना होना और डायरी में किसी अदृश्य वो का जिक्र होना, इन दोनों चीजों ने मिलकर इस केस को एक नेशनल सेंसेशन बना दिया। और यहीं से इंटरनेट का रोल शुरू होता है। पुलिस डिपार्टमेंट से किसी तरह वो फुटेज लीक हो गया। फिर जो हुआ वो हमारे डिजिटल युग की सबसे डरावनी सच्चाई है। मतलब रातों रात वायरल टाइटल्स और हैशटैग्स की बाढ़ आ गई। बिल्कुल। रेडिट और एक्स पर थ्रेड्स चलने लगे। सीसीटीवी में ऐसा क्या दिखा कि शहर डर गया, और मिसिंग इन्फ्लुएंसर मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड। हर कोई अपने घर में बैठकर जासूस बन गया था। हाँ, थंबनेल्स पर लाल घेरे बनाकर दिखाया जा रहा था कि देखिए यहाँ कोई परछाई है। लोग कुछ भी थ्योरी बना रहे थे। इन वायरल चर्चाओं का विश्लेषण करने पर एक बात साफ नजर आती है। आम जनता किसी भी गुमशुदगी को बहुत जल्दी एक ट्रू क्राइम थ्रिलर में बदल देती है। वो हैशटैग सीसीटीवी मिस्ट्री वाला जो एल्गोरिदम है ना, वो ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। वो लोगों के डर और उनकी उत्सुकता को बेचता है।
एक बड़े तबके ने तुरंत मान लिया कि ये कोई पैरानॉर्मल घटना है या कोई सीरियल किलर शहर में आ गया है। लेकिन इंटरनेट के एक दूसरे धड़े ने एक और थ्योरी पेश की जो मतलब मेरे हिसाब से काफी दिलचस्प थी। कई लोगों ने लिखा कि ये पूरा का पूरा ड्रामा एक पीआर स्टंट हो सकता है। अच्छा। हाँ, आजकल क्रिएटर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किस हद तक नहीं जाते। लोगों का तल्क था कि अगर फुटेज में कोई इंसान था ही नहीं तो रिया ने डायरी में वो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया। मतलब ये सब एक वायरल मिस्ट्री क्रिएट करने का तरीका हो सकता था। बिल्कुल, एक सुनियोजित तरीके से रात में भागना, डायरी छोड़कर जाना। ये एक बहुत ही तार्किक संदेह था। पीआर स्टंट वाली थ्योरी और सीरियल किलर वाली थ्योरी दोनों ही इंटरनेट पर मजबूत थी। लोग मानकर चल रहे थे कि रिया या तो बहुत चालाक है या फिर किसी क्रिमिनल का शिकार हुई है। लेकिन इन दोनों ही थ्योरीज को जो चीज गलत साबित करने वाली थी वो था इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट आता है पूरे 3 दिन बाद। पूरा शहर जब एक अनजाने डर में डूबा हुआ था तभी पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। रिया शहर के बिल्कुल दूसरे कोने में एक कैफे में बैठी हुई मिलती है। वो जिंदा है और शारीरिक रूप से उसे खरोंच तक नहीं आई है। शारीरिक रूप से वो सुरक्षित थी लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा टूट चुका था। हाँ, पुलिस के सामने जब रिया ने अपना बयान दर्ज कराया ना तो उसने उन सभी इंटरनेट जासूसों की थ्योरीज को पलट कर रख दिया। उसने क्या कहा था? रिया का बयान था, कोई इंसान मेरा पीछा नहीं कर रहा था, मुझे बस हर जगह कैमरे दिख रहे थे। मुझे लग रहा था कि हर दीवार, हर शीशे के पीछे कोई लेंस है जो मुझे जज कर रहा है। ओह, ये वो पल है जहां एक ट्रू क्राइम सस्पेंस एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल स्टडी में बदल जाता है। एकदम सही। ये रिया इस बात का सबूत है कि कैसे हमारा अपना दिमाग एक वर्चुअल दुनिया के डर को इतना असली बना सकता है कि एक इंसान रात के अंधेरे में अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इस स्थिति को समझने के लिए ना हम उस रियलिटी टीवी शो वाले उदाहरण को ले सकते हैं जिसका जिक्र कई आर्टिकल्स में है। वो ट्रूमैन शो डिल्यूजन वाला? हाँ, वही। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक ऐसे शो का हिस्सा है जहां महीनों तक उस पर दर्जनों कैमरे लगे हैं। वो क्या खा रहा है, कैसे सो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है और लाखों लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर एक दिन वो शो खत्म हो जाता है, वो इंसान अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग से वो कैमरे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। उसे बाथरूम में भी लगता है कि कोई देख रहा है। हाँ, रिया की स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई थी। और यही बात इस केस को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। जब रिया ने डायरी में लिखा कि वो मुझे देख रहा है तो वो कोई एक इंसान या स्टॉकर नहीं था। तो कौन था? वो इंटरनेट की वो सामूहिक नजर थी, वो हजारों अनजान लोग जो हर वक्त उसे जज करते थे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई फिजिकल इलाज नहीं है क्योंकि घाव शरीर पर नहीं, नजरिए पर लगा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असल में वो कातिल या वो स्टॉकर था कौन? जब रिया की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई ना तो जो खुलासे हुए वो किसी भी फुटेज से ज्यादा खौफनाक थे। डॉक्टर्स ने क्या बताया? सोर्सेज के मुताबिक डॉक्टर्स ने बताया कि रिया एक्सट्रीम एंजाइटी और पैरानोया का शिकार हो चुकी थी। पैरानोया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान को हर वक्त लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है या उस पर नजर रख रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा होता कैसे है? एक नॉर्मल इंसान का दिमाग इस हद तक कैसे टूट जाता है? देखो, इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मेडिकल असेसमेंट में 3 बातें सामने आईं। पहला था सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा दबाव और एल्गोरिदम की भूख। जब कोई लगातार कंटेंट बनाता है तो उसका दिमाग हमेशा अप्रूवल लूप में फंसा रहता है। हर नोटिफिकेशन के साथ दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा। लेकिन जब ये दबाव बढ़ता है ना तो दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो हमारे लड़ो या भागो रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, वो ओवरड्राइव में चला जाता है। इसका मतलब है कि दिमाग हर वक्त खतरे के मोड में रहता है? बिल्कुल। एमिगडाला खतरे को भांपने का काम करता है, लेकिन जब इंसान लगातार ऑनलाइन जजमेंट का सामना करता है तो एमिगडाला असली फिजिकल खतरे और वर्चुअल खतरे के बीच का फर्क भूल जाता है। मतलब कोई नेगेटिव कमेंट भी उसे फिजिकल हमले जैसा लगता है? हाँ, उसे लगता है कि कोई हमला कर रहा है, इसलिए वो शरीर को हर वक्त अलर्ट रखता है। और यहीं पर वो दूसरा फैक्टर आता है जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में था, रातों की नींद उड़ जाना, स्लीप डेप्रिवेशन। हाँ, रिसर्च बताती है कि जब कोई इंसान हफ्तों तक ठीक से नहीं सोता तो उसका दिमाग हकीकत और कल्पना के बीच का अंतर मिटा देता है। क्योंकि नींद वो समय है जब हमारा दिमाग दिन भर के कचरे को साफ करता है। सही बात है। अगर नींद नहीं होगी तो दिमाग जागते हुए सपने देखने लगता है, जिसे हम मतिभ्रम कहते हैं। और इसमें तीसरा और सबसे घातक तड़का लगाया
ऑनलाइन ट्रोलिंग ने। ओ हाँ, वो गालियां। हमारे पास जो डेटा है वो दिखाता है कि रिया को पिछले कुछ हफ्तों से अनजान प्रोफाइल से भद्दी गालियां और धमकियां मिल रही थी। जब हमलावर अदृश्य होना तो इंसान का दिमाग हर किसी पर शक करने लगता है। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाना चाहूं तो हमारा दिमाग एक कंप्यूटर के रैम की तरह है। बिल्कुल। एक कंप्यूटर तभी स्मूथ चलता है जब उसमें कुछ लिमिटेड प्रोग्राम चल रहे हों। लेकिन रिया के दिमाग के बैकग्राउंड में ना, लोग क्या कहेंगे, कितने लाइक्स आए, वो ट्रोल मुझे क्यों गाली दे रहा है वाले दर्जनों टैब लगातार खुले हुए थे। और जब सिस्टम पर इतना लोड पड़ेगा तो रैम का फुल होना और सिस्टम का क्रैश होना तय है। रिया का मेंटल सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया था। ये उदाहरण एकदम सटीक है। जब सिस्टम क्रैश होता है तो इंसान का अपने विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। बाहरी दुनिया का दबाव इतना हावी हो जाता है कि वो एक अदृश्य स्टॉकर का रूप ले लेता है। तो इस पूरी घटना और इन सारे सोर्सेज से आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? जो सवाल इंटरनेट पर किसी ने नहीं पूछा, वो मैं यहाँ उठाना चाहती हूँ। क्या सवाल? क्या हम सारे लोग जो हर दिन घंटों स्क्रीन से चिपके रहते हैं, क्या हम भी धीरे धीरे अपने दिमाग में ऐसे ही अदृश्य कैमरे प्लांट नहीं कर रहे हैं? क्या इंटरनेट की इस अंधी दौड़ में इंसान खुद ही अपने दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बन गया है? ये एक बहुत ही गंभीर मंथन है। अगर हम इस पूरे मामले को एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की कहानी नहीं है। सही कहा। डिजिटल दुनिया का दबाव किस तरह हमारी वास्तविकता को बदल रहा है, ये उसका एक जीता जागता प्रमाण है। जब कोई दिन के 10 घंटे इस बात पर खर्च करता है कि अनजान ट्रोल्स क्या कमेंट कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है। इन्फॉर्मेशन का जो ये ओवर कंजम्पशन है ना, वो सोचने समझने की क्षमता को बदल रहा है। रिया कोई अपवाद नहीं है, वो सिर्फ उस पहाड़ की चोटी है जिसके बेस पर आज करोड़ों लोग खड़े हैं। इसका मतलब जो पूरी दुनिया को एक भयानक सीसीटीवी क्राइम थ्रिलर लग रहा था, वो दरअसल सोशल मीडिया और स्लीप डेप्रिवेशन से उत्पन्न हुई एक भयंकर मेंटल ब्रेकडाउन की कहानी निकली। बिल्कुल। असली रहस्य उस हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट के बाहर नहीं था, बल्कि रिया के अंदर चल रहा था। द शैडो ऑफ द लेंस किसी भूत की परछाई नहीं, बल्कि उन हजारों अनजान आंखों का भारी दबाव था। और शायद इसीलिए ये कहानी किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावनी है। किसी भूत प्रेत की कहानी को तो खारिज किया जा सकता है, लेकिन आज के दौर में इस वर्चुअल स्टॉकर की पहुंच से कोई भी अछूता नहीं है। हर वो इंसान जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, हाँ, वो जाने अनजाने में इसी लेंस की परछाई के नीचे जी रहा। तो इस गहरी छानबीन के अंत में ना, हम एक ऐसे विचार पर आके रुकते हैं जिस पर शायद हर स्मार्टफोन यूजर को अकेले में बैठकर ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। रिया की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक अदृश्य डर जो पूरी तरह से ऑनलाइन पैदा हुआ था, उसे असली दुनिया में घर से भागने पर मजबूर कर सकता है। सही बात है। अगर सोशल मीडिया का दबाव किसी के दिमाग में ऐसी हलचल पैदा कर सकता है कि उसे अदृश्य कैमरे नजर आने लगे, तो जरा सोचिए भविष्य में जब असली जिंदगी और ऑनलाइन पहचान के बीच का फर्क पूरी तरह मिट जाएगा, तब क्या होगा? जब मेटावर्स और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी ना, तब वो अदृश्य कैमरे सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होंगे, बल्कि हमारी आंखों के सामने हर वक्त तैर रहे होंगे। तो उस वक्त सच में हमें कौन देख रहा होगा? क्या वो हमारे फॉलोअर्स होंगे या फिर हमारा खुद का बढ़ता हुआ डर और हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज? ये बहुत डरावना ख्याल है। जब भी कोई इंसान अपने फोन के फ्रंट कैमरे में देखता है, तो उसे खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि कहीं वो भी तो उस लेंस की परछाई का गुलाम नहीं बन रहा। बिल्कुल। उस रात सीसीटीवी में जो दिखा, वो रिया का पीछा करता कोई इंसान नहीं था, वो उसका अपना डिजिटल खौफ था। तो अगली बार जब रात के अंधेरे में पीछे मुड़कर देखने का मन करे, तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि डर आपके पीछे हो सकता है वो आपके अंदर ही घर कर चुका हो। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लें, हमारी मानसिक सेहत के लिए उतना ही बेहतर होगा। बिल्कुल, और यही इस डीप डाइव का सबसे बड़ा सबक है। अपना और अपने दिमाग का ख्याल रखें।